नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के समक्ष में उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है नेपाल, जो कि अपने सभ्यता और संस्कृति के मामले में अनूठा है। नेपाल में 1990 के दशक में पैदा होने वाले बच्चे अक्सर राजा और रानी की कहानियां सुनते थे। वह राजा और रानी की कहानियां ही नहीं सुनते थे, बल्कि वह राजा रानी को हकीकत में देख सकते थे, क्योंकि तब वहां पे राजा रानी होते थे। लेकिन अक्सर बच्चे जब कहानी सुनने की जिद करते हैं तो हम उन्हें टालने के लिए कहानी कुछ यूं सुनाते हैं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नेपाल में एक रात ऐसी ही हृदय विदारक घटना घटी कि जबकि राज परिवार के कुल 9 सदस्यों की हत्या कर दी गई और उसके बाद ही कुछ समय के बाद वहां पे राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित किया गया। पिछले 17 वर्षों से नेपाल में लोकतंत्र है, लेकिन क्या कारण है कि 17 वर्षों में भी नेपाल में लोकतंत्र अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाया है। एक बार पुनः वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है और वह लोकतंत्र के को समाप्त करके राजतंत्र फिर से पुनः वापसी चाहती है कि राजा का शासन वापस आए। क्या है पूरा का पूरा मामला, आज के सेशन में हम यही जानेंगे। एक बात समझिए, इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही है वह है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। उसने पिछले सप्ताह ही सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि यदि सरकार 8 अप्रैल तक इस दिशा में कुछ प्रयास नहीं करती है तो वह एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने आज यानी 8 अप्रैल से उनकी कॉल पे जनता सड़कों पर उतर आई है और आंदोलन शुरू हो गया है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आंदोलनकारियों की मांगे क्या है। तो आंदोलनकारियों की 2 मांगे हैं। पहला कि राजतंत्र को वापस लाया जाए, लोकतंत्र को समाप्त किया जाए, और दूसरा कि वह नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जबकि नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। तो आंदोलनकारियों की मांग है कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब एक चीज और समझिए, आंदोलन शुरू हुआ था छोटे लेवल पे, लेकिन अब धीरे धीरे वह व्यापक रूप ले रहा है और स्थिति यह है कि इसे कंट्रोल करने के लिए नेपाली सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा है। इस पूरे घटना को जानने के लिए हमें 24 साल पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं 1 जून 2001 की रात की। ये वही हृदय विदारक रात है जब नेपाल के राज परिवार के कुल 9 सदस्यों की हत्या कर दी गई। ऐसा था कि वहां का नारायण हिती पैलेस में एक फैमिली डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें परिवार के सभी सदस्य आए और सभी आए, पार्टी चल रही थी। लेकिन अचानक ही क्या हुआ कि उस समय वहां के जो क्राउन प्रिंस थे, ये हैं क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, यह सेना की वर्दी में आ गए और इनके दोनों हाथों में हथियार था। एक हाथ में जर्मन मशीन गन MP5K था और दूसरे हाथ में कोल्ट M16 राइफल थी, पिस्टल भी थी इनके पास। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राजा वीरेंद्र की हत्या की, उसके बाद रानी ऐश्वर्या को गोली मारी, उसके बाद इन्होंने परिवार के अन्य 6 सदस्यों की हत्या कर दी और अंततः इन्होंने खुद को भी गोली मार ली और सभी लोग मारे गए। लेकिन क्राउन प्रिंस दीपेंद्र कोमा में चले गए। अब समझिए, 1 जून से लेकर के 4 जून के मध्य नेपाल में 3 राजा हुए। 1 जून की रात तक तो जब तक ये जिंदा थे किंग वीरेंद्र राजा थे। उसके बाद इनके मरने के बाद जो प्रिंस दीपेंद्र थे, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन ये कोमा में चले गए। जब ये कोमा में चले गए, लेकिन फिर इन्हें राजा बना दिया गया। अंततः इनकी मृत्यु हो गई और लास्ट में किंग ज्ञानेंद्र राजा बने। ठीक है, तो इस तरीके से 1 तारीख से 4 तारीख के मध्य वहां पे 3 राजा हुए। अब एक बात और समझिए कि ये जो पूरी घटना है
ये तो हमने आपको पुरानी घटना बताई कि तब वहां पे क्या हुआ, एक रात राज परिवार के 9 लोग मारे गए। उसके बाद बचे एक राजा ज्ञानेंद्र, जो बचे थे वह राजा के छोटे भाई थे और वह राजा बने। जब वो राजा बने तो उन्होंने क्या किया, एक चीज समझिए कि नेपाल ट्विन पिलर पे आधारित वहां का सिस्टम था पूरा का पूरा। एक तो राजा का शासन था और दूसरा मल्टी पार्टी सिस्टम था। लेकिन किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया, ये निरंकुश होते जा रहे थे और ज्यादा से ज्यादा पावर वो अपने हाथ में चाहते थे। उन्होंने क्या किया, 2005 की घटना है, आप समझिए 2001 से लेकर के 2005, ये राजा इस समय वहां पे राजा हैं ज्ञानेंद्र। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किंग ज्ञानेंद्र ने क्या किया, लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर दिया और उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं को, दलों के नेताओं को, और नहीं है ये के नेताओं को जेल भेजना शुरू कर दिया। प्रेस की आजादी पर भी इन्होंने रोक लगा दी। उसके बाद नेपाली जनता को गुस्सा आना तो स्वाभाविक था। जनता सड़कों पर उतर आई और 2006 में नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों ने मिलकर के, मल्टी पार्टी सिस्टम और कम्युनिस्टों ने मिलकर के लोकतंत्र की बहाली के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू किया। और इसी के परिणाम स्वरूप अप्रैल 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र बहाली का समर्थन किया और 2007 में नेपाल में अंतरिम सरकार बनी। जैसा कि अभी आप देखेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद वहां पे अंतरिम सरकार जैसे बनी है, वैसे ही वर्ष 2007 में नेपाल में अंतरिम सरकार बनी। 28 मई 2008 को नेपाल की संविधान सभा ने राजतंत्र को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया और लोकतंत्र की घोषणा की। अब एक चीज और समझिए कि वर्ष 2008 से अब तक यानी 17 वर्षों में नेपाल में 13 प्रधानमंत्री हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे 17 वर्षों से सरकार अस्थिर है। किसी भी सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया है। अब एक चीज और समझिए, जो वर्तमान समय में लोकतंत्र को समाप्त करके राजतंत्र के वापसी की जो मांग की जा रही है, ये मांग कब से शुरू हुई, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, समसामयिक घटना को इसको हम क्रम से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 19 फरवरी 2025 को नेपाल के लोकतंत्र के दिवस के अवसर पे जो वहां के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह थे, उन्होंने एक संदेश जारी किया है। इनके संदेश जारी करने के बाद ही आंदोलन व्यापक रूप से फैलना शुरू किया, जिसमें उन्होंने देश की रक्षा और राष्ट्र की एकता लाने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पर बल दिया। इस संदेश के बाद ही नेपाल में राजशाही समर्थकों ने गतिविधियां बढ़ गई। ठीक है, दूसरी घटना है काठमांडू के 3 कुने पार्क में। वहां पे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक थे, उन्होंने एक बाइक रैली निकाली जिसमें हजारों समर्थकों ने भाग लिया और इस रैली का आयोजन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, मैंने अभी बताया आपको कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है वो है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। इसी ने क्या किया, बाइक रैली का आयोजन किया। और उसके बाद 15 मार्च 2025 में जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह आए, पहले जब राजा आते थे तो किसी प्रकार का भीड़ नहीं होता था, जनता का समर्थन नहीं होता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं 15 मार्च 2025 की, जब पूर्व राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आए तो लगभग 10,000 की भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई। सोचिए, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि राजा को अपने घर तक पहुंचने में घंटों लग गए। अब उसके बाद ज्ञानेंद्र शाह ने पूर्व राजा वीरेंद्र शाह की प्रतिमा का जब अनावरण किया तो वहां पे बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और राजशाही का राष्ट्रगान भी उन्होंने गाया।
अब ये है सारी की सारी घटना। इन घटनाओं के होने के बाद ही वहां पे राजशाही समर्थकों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है और इसके बाद नेपाल सरकार ने किंग ज्ञानेंद्र को उनके निर्मल निवास पर ही नजरबंद कर दिया है, उनका पासपोर्ट ले लिया है और उनकी सुरक्षा में लगे जितने सैनिक थे उनकी संख्या भी उन्होंने घटा दी है। एक चीज और समझिए, अगर हम नेपाल की पूरी स्थिति को समझना चाहें कि लोकतंत्र और राजतंत्र, मोनार्की और डेमोक्रेसी, इन दोनों के बीच के अंतर को यदि हम देखें तो पिछले 17 वर्षों से वहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो इस 17 वर्षों में नेपाल की जनता को इस लोकतंत्र से क्या मिला उसको हम देखते हैं। युवाओं को रोजगार के लिए विदेश पलायन करना पड़ा। अस्थिर सरकार थी, अस्थिर सरकार जन कल्याणकारी कार्यों की ओर ध्यान दे ही नहीं पाती, उसका सारा ध्यान तो सरकार को बचाने में लगा रहता है। वही नेपाल में हुआ। युवाओं को रोजगार के लिए विदेश पलायन करना पड़ा। देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई। मौजूदा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। खराब विदेश नीति से नेपाल को नुकसान हुआ है। आप जान रहे हैं भारत के साथ नेपाल के संबंध खराब हुए, जबकि चीन के साथ उसके संबंध मजबूत हुए। इसके पीछे का कारण है नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार का होना। अब नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध, भारत से जो संबंध था वह खराब हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई हैं। चीन से भाषा संस्कृति का कोई मेलजोल नहीं है। वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसी के कारण ही वहां की जनता परेशान होकर के एक बार पुनः राजतंत्र की वापसी चाहती है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। अब एक चीज और समझिए कि क्या कारण है। भाई जब राजशाही थी तब भी तो जनता परेशान थी। उस समय भी तो राजशाही से परेशान होकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया, सड़कों पर उतरा। लेकिन अब क्या बात है कि एक बार पुनः वह इसकी वापसी चाहते हैं। तो एक बात समझिए, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने बाइक रैली का आयोजन किया और उन्होंने जो नारा दिया, हमरो राजा हमरो देश, यानी हमारा राजा हमारा देश, राजा आओ देश बचाओ। अब लोग पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। इस 17 वर्ष और इस 17 वर्ष से पहले के समय की वो तुलना कर रहे हैं, क्योंकि उस समय कम से कम जब राजा थे तो एक स्थिर सरकार थी और उसके बाद नेपाल के विकास के लिए कार्य किया जा रहा था। उस समय के दौर को और अब के समय के दौर की जब तुलना की जा रही है, तब कहीं ना कहीं नेपाली जनता यह पा रही है कि वो जो दौर था राजशाही का, उस समय जनता की स्थिति अब के समय से ज्यादा बेहतर थी। इसीलिए पिछले 17 सालों में जो कि किंग ज्ञानेंद्र थे, जिन्हें नेपाल की जनता विलेन समझती थी, क्योंकि राजशाही का अगर हम बात करें, राज परिवार के टोटल 9 सदस्य मारे गए, ज्ञानेंद्र बच गए। तो ऐसे में कहा जा रहा था कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र में किंग ज्ञानेंद्र का हाथ है। लेकिन 17 वर्षों में अब नेपाल की जनता उन्हें विलेन नहीं मानती। ज्ञानेंद्र जहां भी जाते हैं वहां भीड़ जमा हो जाती है और लोग कहते हैं कि राजा ज्ञानेंद्र के शासन में कुछ कमियां जरूर थी, लेकिन जनता ने उन गलतियों को भुला दिया है। इसीलिए राजशाही की मांग की जा रही है। अब एक बात और समझ लीजिए कि इस पूरे आंदोलन की नेतृत्वकर्ता जो पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, इसकी अगर हम सांसदों की बात करें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं नवराज सुवेदी। ये हैं 87 ईयर के हैं और यही इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ये राजा के करीबी माने जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की यदि हम बात करें कितने सांसद हैं, तो एक बात समझिए कि नेपाल में कुल 275 सांसद हैं, जिसमें से 165 सांसद निर्वाचित होते हैं और 110 सांसदों को समानुपातिक प्रक्रिया से चुना जाता है। और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के मात्र 14 ही सांसद हैं। क्योंकि मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या वास्तव में नेपाल में लोकतंत्र को समाप्त करके पुनः राजतंत्र को वापस
लाया जा सकता है। तो अब ये अभी स्थिति इतनी मजबूत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की तो नहीं दिख रही है अगर हम सांसदों की बात करें। अब हम एक चीज और, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि राजा अगर सत्ता में वापस जाना चाहते हैं तो वह क्यों नहीं चुनावी राजनीति में क्यों नहीं आ जाते। इसका उत्तर यह है कि किंग ज्ञानेंद्र राजा बनना चाहते हैं, वह नेता नहीं बनना चाहते हैं। और यदि बात करें चुनावी राजनीति के जरिए कोई राजा नहीं बनता, वह नेता बनता है। और यदि किंग ज्ञानेंद्र की वापसी होती, राजशाही वापसी होती है, तो यह भारत के हित में होगा, क्योंकि नेपाल की वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार चीन के ज्यादा करीब है और किंग ज्ञानेंद्र का संबंध भारत से ज्यादा अच्छा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और समझिए, एक पहली बात तो हमने ये देखी कि वहां पे राजशाही दो मांगे थी, जनता दो मांगे कर रही है। पहली मांग तो ये थी कि राजतंत्र की वापसी हो, दूसरा नेपाल को फिर से वहां उसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो जो दूसरी बात है उसके भी बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पिछले 10 सालों का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है धर्म वाइज। अगर हिंदू की बात करें तो नेपाल में 61.19% हिंदू हैं, बौद्ध 8.2% है, मुस्लिम 5.09% है, ईसाई 0.36% है। अब यदि पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों की बात करें तो हिंदू और बौद्ध की संख्या में कमी आई है, जबकि मुस्लिम और ईसाई की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसके कारण ही कहा जा रहा है जो कम्युनिस्ट सरकार है कहीं ना कहीं वह हिंदू और बौद्ध विरोधी है, मुसलमानों और ईसाइयों को वह प्रोत्साहन दे रही है। धर्मांतरण का कार्य भी बड़ी तेजी से नेपाल में हो रहा है। अच्छा, इसीलिए राजनीतिक दलों पर दूसरे धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगता है। लोगों को लगा कि नेपाल की पहचान खत्म हो जाएगी। एक बात तो है कि नेपाल जाना जाता था हिंदू राष्ट्र के रूप में, अब उसकी वह पहचान खत्म हो गई है। ठीक है, और हिंदुओं की आबादी भी घटी है जबकि दूसरे धर्मों की बढ़ी है। राजशाही के समय ये समस्याएं नहीं थी, उस समय हिंदू और बौद्ध की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है, इसलिए वहां पे मांग की जा रही है। एक बात समझिए कि नेपाल में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है, इसीलिए राजशाही वहां पे राजशाही और हिंदू राष्ट्र दोनों एक तरीके से मिले हुए हैं। ठीक है, इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता। राजा को विष्णु का अवतार माना गया है और नेपाल ही नहीं बल्कि नेपाल से बाहर के भी जो हिंदू हैं वो कुछ हिंदू ऐसा मानते हैं। अब एक बात और समझिए कि वहां पे नेपाल में के जनता के बीच योगी आदित्यनाथ का पोस्टर भी दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ पोस्टर बॉय के रूप में दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो एक चीज समझिए कि ये जो पोस्टर वहां पे दिखाई दिया, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वहां पे पोस्टर इनके नहीं लहराए गए, बल्कि वहां पे पोस्टर लगाने के पीछे कारण यह है कि नेपाल के राज परिवार का नाथ संप्रदाय से गहरा नाता है और नाथ संप्रदाय के ही योगी आदित्यनाथ हैं। वहां के लोगों के बीच नाथ संप्रदाय को लेकर बड़ा सम्मान है। राजा ज्ञानेंद्र भारत आए और वह योगी जी से मिले, तो इस तरीके से वह इसलिए योगी जी से मिले क्योंकि यह योगी जी नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। एक चीज और समझिए कि 10 जनरेशन पहले जब पृथ्वी देव शाह राजा थे तब गुरु गोरखनाथ को वो बहुत मानते थे और तभी से वहां का जो राज परिवार है गुरु गोरखनाथ को अपना आराध्य मानता है। और एक यहाँ पे आपको मैं कहानी सुनाना चाहूंगी जो कि वहां की दंत कथाओं में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। कहानी यह है कि जब पृथ्वी देव शाह एक बार जंगल में कहीं जा रहे थे घोड़े पर, तो उनके सामने एक साधु आए, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, बड़े भूखे थे और उन्होंने पृथ्वी शाह से खाने के लिए कुछ मांगा। तो उन्होंने दही और गुड़ दिया साधु को और साधु ने जब उसे खाया उसके बाद उन्होंने पात्र में उसकी उल्टी कर दी और राजा से कहा कि आप इसे
खाइए। राजा ने उसे फेंक दिया, जो कि उनके पैरों के 10 उंगलियों पर गिरा। उसके बाद ही कहा जाता है कि ये जो साधु थे वह स्वयं गुरु गोरखनाथ थे। राज परिवार की परीक्षा लेने के लिए ही वह साधु का भेष धर करके आए। चूंकि उस समय जो राजा पृथ्वी देव शाह थे, उन्होंने उस कटोरे में जो दही और गुड़ था उसको फेंक दिया और वह उनके 10 पैरों के 10 उंगलियों पर गिरा। उसी समय कहा जाता है इन्होंने श्राप दिया था। पता नहीं सच्चाई है कि नहीं, पर यह दंत कथा वहां बड़ी प्रचलित है। उन्होंने कहा था कि 10 पीढ़ियों के बाद ही आपका पूरा का पूरा यह खानदान समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पे एक दिन, वो जो काली रात थी, उस दिन पूरा का पूरा राज परिवार समाप्त हो गया। पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन ये कहानी वहां नेपाल की दंत कथा के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और योगी आदित्यनाथ भी वहां सम्माननीय इसीलिए हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आज का सेशन बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।